जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं राऊ कारपोरेशन में और हमारे साथ हैं राना सिकंदर आज़म जो कि साबका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और समाजी कारकुन हैं और हमारे शहर फैसलाबाद की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत भी हैं और आज अवाम के पुरज़ोर इसरार पर एन ए 104 का इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं जमात इस्लामी की तरफ से। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अपने हलके में ये क्या तब्दीली लेके आएँगे? ये क्या चाहते हैं कि ये जो तब्दीली की हवा है, वो इन तक कैसे पहुँच रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, कैसे हैं आप? हाँ, सब खैरियत। शुक्रिया आपका कि आपने वक़्त दिया और मेरी आवाज़ जो है आप लोगों तक पहुँचाएँगी। इसके ना जी बात के 2 पोर्शन हैं। एक है जी पाकिस्तान, सबसे पहले तो पाकिस्तान ही है। उसके बाद फैसलाबाद की बात करते हैं। पाकिस्तान का मैं आप एग्ज़ाम्पल इस तरह दूँगा कि आप देखें कि 1960 की दहाई में जो डॉलर है, वो ₹2 में 1 डॉलर मिलता था और आज 300 के करीब है। ये है हमारे हुक्मरानों की कारकर्दगी। मैं 2-3 चीज़ें ऐसी हाइलाइट करनी चाहता हूँ जिससे लोग इस बैरोमीटर से चेक कर सकें कि हमने तरक्की क्या की है। होना तो ये चाहिए था कि वो ₹2 की बजाय इन काबिल हुक्मरानों की वजह से वो ₹1 का डॉलर बराबर आ जाता। जी सर। अच्छा, इंसाफ का इन्होंने इस तरह का निज़ाम बना दिया है कि हम पूरे दुनिया में 136 जो निज़ाम है इंसाफ के, उनमें हमारा नंबर 134वां है। अब ये दूसरा आ गया। तीसरा आप देखें कि दुनिया में आप इस तरह इसको ले लें आप कि जो हमारा पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट ताकतवर जो तरीन पासपोर्ट है, उनमें हम कमज़ोर तरीन में हमारे पास सिर्फ 2 ममालिक का नंबर आता है, एक युगांडा है, एक ज़ाम्बिया है। तो कहाँ पहुँचाया इन्होंने? तो ये 3-3 4-4 बारियाँ लेने के बाद फिर कहते हैं लोगों को कि आप हमें मौका दें, हम आपकी तकदीर बदल देंगे। भई तकदीर आपने अपनी बदली है। ये है पाकिस्तानी लोगों को समझने सोचने की बात कि अगर आपने ये 3 मसाले मैंने दी हैं, इन्होंने कोई अदारा नहीं बनने दिया, को पाकिस्तान एक मोटरवे तरक्की का नाम नहीं है। पाकिस्तान 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है। एक्सपोर्ट इन्होंने इनसे तंग है कि लोग पाकिस्तान को छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। आपने कभी ये यूनान के साहिलों पे जो कश्तियाँ उल्टती हैं और उनमें जो बच्चे मैं तो शहीद कहूँगा उन्हें, कि वो अपने खानदान के रोज़गार के लिए और इन चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं। आपने इस रीजन में कभी किसी अफ़गानी को देखा है कि उसकी लाश मिली हो? किसी इंडियन की, किसी आपको बांग्लादेशी की लाश मिली? पाकिस्तानियों की लाशें मिलेंगी। ये नौजवान अपना मुस्तकबिल सँवारने के लिए चूँकि यहाँ के रोज़गार के मौके नहीं हैं, इससे आगे आए। इन्होंने तो एक रोजगार ये नहीं है कि बेरोजगारों को लिए, इन्होंने सनतकारों के लिए भी वो मौका नहीं फराम किया कि ये सनतकार 20-25 अरब डॉलर पे हम हमारी एक्सपोर्ट है। बांग्लादेश 24 साल बाद हमसे आजाद हुआ, उसकी 60 बिलियन डॉलर की एनुअल जो है उसकी एक्सपोर्ट है। तरक्की में कहाँ है? अफगानिस्तान में 40 साल जंग रही है और 40 साल के बाद आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो एक 100 रुपए के बदले में एक 1.5 अफगानी रुपयों का मिल जाता था, आज 4 रुपए का एक अफगानी हो गया। ये है हमारे इन हुक्मरानों की कारकर्दगी। गैस हमें 24 घंटे मिलती थी जहां भी थी, अब आपको पता है गैस 6 घंटे मिलती है पूरे 24 घंटे में से। बिजली तरबेला का और मंगला की जो बिजली है वो 2 रुपए से 1.5 रुपए पर यूनिट उसकी कास्ट आती है, वो हमें 70 रुपए में ये पे करते हैं। चूंकि इन्होंने बिजली घर भी अपने बनाए हुए हैं। ये आईपीपी इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोड्यूसर है, ये खुद है। ये चीनी के कारखाने इनके, आटे के कारखाने इनके, हर तरह के खाद के कारखाने इनके, हर चीज में इन्होंने एक मोनोपोली बनाई हुई है। ये 2-2,500 लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को कैप्चर किया हुआ है। जमात इस्लामी मैसेज ये देना चाह रही है, मैं चूंकि जमात इस्लामी का एक अदना कारकुन हूँ और एज ए कारकुन मुझे उन्होंने NA 104 में उम्मीदवार बनाया, तो ये चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ
कि अवाम तक ये चीज़ें पहुँचें और लोग समझें और सोचें कि हमने इस मुल्क को इन लोगों ने कहाँ पहुँचाया है, तो इनसे हम जान किस तरह छुड़ानी है। अब लोग सवाल करते होंगे कि जी जमात इस्लामी जो है वो क्या करेगी? वो किस तरह इन वसाइल के अंदर रहते हुए या किस तरह तब्दीली लाएगी? सर एक थोड़ा-सा सवाल ले लें कि आपने 1960 की बात की है, 1960 से ऑनवर्ड जमात इस्लामी भी इस मुल्क में इक़्तिदार में भी रही है, पोज़ीशन में भी रही है और सियासत में भी रही है। लेकिन वो हमेशा ये इस सर्कल में तो वो उसकी कामयाबी भी ये जो आपने सारी बातें याद दहानी करवाई हैं, तो वो भी साथ-साथ ही रही हैं। तो आपने जमात इस्लामी को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो भी एक ऐसी जमात है जो साथ ही रही है, गवर्नमेंट के भी और अपोज़िशन के भी, कभी किसी से इल्हाक हो गया, कभी अपोज़िशन में आ गई। उसके बारे में चूँकि आप जमात इस्लामी हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आने वाले वक़्त में जमात इस्लामी ने क्या सीखा है? वो भी थोड़ा-सा देखिए, बताएँ। मैं बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है चूँकि 1970 में सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी थी मगरबी पाकिस्तान में और मशरकी पाकिस्तान में वो जमात इस्लामी थी। वहाँ पे मुजीबुर रहमान जीत गया लेकिन दूसरे सेकंड नंबर पे आने वाली पार्टी जमात इस्लामी थी। इसी तरह मगरबी पाकिस्तान में हुआ। उसके बाद जो हालात चेंज हुए तो जिस तरह मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ के 10 साल गुज़र गए, उसके बाद फिर 85 में जो गैर जमाती इलेक्शन हुए उसमें सबका शराजा तमाम जमातों का बिखरा। उसके बाद जो 90 में और 92 में और 98 में 3 इलेक्शन हुए, इसमें जमात ने इत्तेहादी सियासत की और ये समझा कि हम मुस्लिम लीग नून या मजहबी जमातों के साथ मिलके पाकिस्तान में हुकूमत बनाते हैं, तो शायद ये मुल्क बेहतरी की तरफ चल जाए। देखिए, जमात का यही मकसद था कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जब इन तीनों अदवार में, तीनों इत्तेहादों की हुकूमतों में बेहतरी नहीं आ सकी, तो फिर जमात ने फैसला किया कि हम खुद खड़े होते हैं और अपना मंशूर लेके लोगों के पास जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारे पास 180 के करीब इन अदवार में हमारे एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो मेयर भी रहे हैं। तो मैं उन तीनों एक तो अभी तक 180 लोगों में से एक के ऊपर भी कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई नैब का केस नहीं है, किसी एफआईआर में शामिल नहीं है, कहीं पे उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता कि ये जमात इस्लामी का मिनिस्टर था, सूबाई और कौमी का मेंबर था, सेनेटर था, ये मेयर था, इसने कोई करप्शन की हो। कराची में हमारे 2 मेयर रहे हैं, अब्दुल सत्तार अफ़गानी और नेमतुल्लाह खान। दोनों के द्वार में अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन दोनों नेमतुल्लाह खान तो 2.5 मरले के घर में रहते थे और आज भी वहीं पे रहते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सिराजुल हक जो अब अमीर हैं जमात के, वो एज़ ए फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं तहरीक इंसाफ की कोलिशन गवर्नमेंट में। तो आप देखें वो रक्शे पे गए थे, रक्शे पे वापस आए हैं, 1 रुपए सूद फ्री और कर्ज फ्री उन्होंने सूबा जो छोड़ा है जब हुकूमत खत्म हुई है। तो ये हो सकता है। अब कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है एक तो लूट मार, करप्शन, बददयांती और ये खाइन जो लोग हैं उनका ज़हन बना हुआ है कि हमने बददयांती करनी है और उसकी वजह से ऊपर से जब हुक्मरान बददयानत होता है, नीचे तक जो एक पटवारी, एक पीएन, यहाँ तक आपकी ना सारा जो चेन है वो करप्ट हो जाती है। इसकी एक ये तो जमात इस्लामी है, इस यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा और अल्लाह की हाकिमियत चाहती है, लोगों को अपग्रेड करना चाहती है, 25 लोगों की जो ज़िंदगियाँ उनको बदलना चाहती है। इसकी ज़िंदा मिसाल है हमारे साथ नेबर में दिल्ली का एक हुक्मरान है जिसका इंदरवाल केजरीवाल है। उसने अपने दिल्ली को चेंज करके बता दिया है। तो उसने क्या किया है, करप्शन को आप रोक दें, आप और प्रोटोकॉल को ख़त्म कर दें। नसरीन बुखारी साहबा, यहाँ 800 अरब रुपया सिर्फ प्रोटोकॉल पे खर्च होता है। इनके बच्चों पे, इनके बहन भाइयों पे, हर बंदे का अपना प्रोटोकॉल है। पुलिस, एस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ इनकी डिस्पोजल पे होती है। 800 अरब रुपया अगर हम यही बचा लें ना जी, तो इससे ही 1100 अरब रुपए का हमारा तरक्याती बजट होता है एनुअल पूरे मुल्क का। अगर 800 ये साथ में 1900, अब यहाँ जो 1900 अरब रुपए का बजट होगा, उसमें से अगर आधी तो ये करप्शन कर जाते हैं, तो यहाँ हम जीरो करप्शन का इंशाल्लाह वादा करते हैं। अब आ जाए आप फैसलाबाद पे। फैसलाबाद में
पिछले 40 साल से लोगों की डिमांड है हाई कोर्ट बेंच बने, तो यहाँ हमारे लॉ मिनिस्टर 10 साल रहे हैं पंजाब के, वो हमें हाई कोर्ट बेंच नहीं दे सके। पूरे शहर में आपको कोई म्यारी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, चिंगजी के हवाले किया हुआ है। आप शहर चल जाएं, आपको गाड़ी पार्क करने के लिए कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज नहीं है कि हमने इस फैसलाबाद के शहरियों को, इस जिले के 1 करोड़ लोगों को कोई सहूलत देनी है। कोई रिंग रोड नहीं है, कोई फ्लाईओवर नहीं है, कोई अंडरपासेस नहीं है, कोई अच्छा पूरी आबादी को पिछले 25 साल से जायका प्रोग्राम चल रहा है कि हम वाटर सप्लाई देंगे आधे, और पूरा शहर जो है वो पानी, वो गरीब हो तो 30 रुपए की बोतल भरवाता है वो रेडी वाले से, जो अमीर हो वो बोतल का पानी ले रहा है। तो ये इनका सिस्टम है। सीवरेज, सड़कें टूटी, स्ट्रीट लाइट नापैद, हर जगह पे कोई सिस्टम नहीं है। ये किसने देना था? इंशाल्लाह ताला हमारा वादा है कि जमात इस्लामी आएगी, इस मुल्क की सिस्टम को भी चेंज करेंगे, अदलो इंसाफ का निज़ाम चेंज करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे, पासपोर्ट की इज्जत हम बहाल करेंगे। हर लिहाज से हर वो काम जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी होगा, उनका म्यारे ज़िंदगी होगा, अदलो इंसाफ होगा। और थाने कचहरी का सिर्फ कहा जाता है कल्चर चेंज करें, हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपके मैसेज से, आपके तवज्जो से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप 8 फरवरी को इन शहरियों को कहता हूँ, पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि तराजू पे मोहर लगाएं और इस अदलो इंसाफ के, आपने ये पाकिस्तान की तरक्की पे मोहर लगानी है, आपने अदलो इंसाफ के निज़ाम पे मोहर लगानी है, आपने लोगों की तब्दीली पे मोहर लगानी है। तो यही एक आपके पास आखिरी जो हल है पाकिस्तान का, वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, ये थे राना सिकंदर आज़म। आपने देखा होगा कि वो कितने पुरजोश हैं अपने इलाके को, अपने शहर को लेके, अपने मुल्क को लेके। थ्रू आउट उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ को जो है ना वो डिस्कस किया है, और लोगों की जो समातें हैं, लोग जो चीज़ें भूल जाते हैं, वो याद करवाई हैं कि जो हुक्मरान हमारे सर पे मुसल्लत हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या-क्या किया है। और जो अब जमात इस्लामी का जो ये इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, तो आने वाला मंशूर भी उन्होंने पेश किया। हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो पैगाम हमारे तवसत से आप तक पहुँचा है, आप उस पे ज़रूर तवज्जो देंगे, और जब आप वोट को इज़्ज़त देने लगेंगे तो तराजू को और राओ कारपोरेशन में राना सिकंदर आज़म को ज़रूर देखेंगे। इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।